Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 9th class, chapter 5, that is about diseases, cause and prevention. Today we are having third lesson of this chapter, and this lesson is there about agents which cause different diseases, which cause spreading of germs which are responsible for different diseases, how these germs are spread by these agents. We should discuss it today. Germs में बताया कि different ways से spread होते हैं. Now the ways which are involved in spreading of the germs, they are air, वाटर एंड एनिमल्स. यानी हवा के जरिए जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं, पानी के जरिए या जानवरों के जरिए जो है जर्म्स विच कॉज डिफरेंट डिजीजेस दे कैन बी स्प्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर का पढ़ेंगे कि एयर के जरिए ये जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं. तो बताया कि दोज डिजीजेस which spread by inhalation of microorganisms in the air through respiratory tract. They are called airborne diseases. You have been told about airborne diseases. Short question पूछा जा सकता है कि what are airborne diseases? तो बताया कि वो बीमारियां जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इनहेल करने से स्प्रेड हों. कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स? जो कि हवा के अंदर मौजूद हों और हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए हवा की जो हमारी सांस की नालियां हैं इनके जरिए हम उन ऑर्गेनिजम्स को अगर बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो इस तरह से जो बीमारियां पैदा होंगी दे आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीजेस. दोज डिजीजेस which spread by inhalation of microorganisms, those microorganisms which are there in air, and how they get entry into our bodies through respiratory tract. और respiratory tract you can say हवा की जो हमारी सांस की नालियां हैं इनके जरिए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं जरासीम. तो चूंकि हवा के जरिए वो आए हैं इसलिए इन डिजीजेस को कहा जाएगा एयरबोर्न डिजीजेस जो उन जरासीमों की वजह से पैदा होंगी बॉडी में. नेक्स्ट बताया कि व्हेन अ पेशेंट ऑफ सच डिजीजेस कफ्स laughs और sneezes, ऐसी बीमारी का शिकार जो बंदा है जब वो बात करता है, टॉक्स जब वो बोलता है, कफ्स जब वो खांसी करता है यानी उसे खांसी आती है, laughs हंसता है, sneezes छींक लेता है. तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए क्या होगा कि उस पेशेंट के अंदर जो जरासीम मौजूद थे बीमारी के ये हवा में ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसा बताया कि थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ सेक्रीशंस ऑफ माउथ एंड नोज दे आर एक्सपेल्ड इन द एयर. तो ऐसी एक्टिविटीज के जरिए सेक्रीशंस रतूबतें से जो हैं इनके ड्रॉपलेट्स माउथ से और नोज से जो है ये हवा में एक्सपेल हो जाएंगे, हवा में ट्रांसफर हो जाएंगे, बाहर खारिज हो जाएंगे. एंड दे रिमेन सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, और वो कुछ देर तक हवा में ही मौलिक रहते हैं. यानी ऐसे नहीं है कि हवा में जैसे वो ट्रांसफर होंगे तो फौरन ही नीचे गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, बल्कि क्या होगा वो हवा के अंदर ही स्टेगनेंट रहते हैं, स्टिल रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं वहाँ पे. Microorganisms also remain suspended along with these droplets and gain entry through the mucous membrane of the respiratory tract during respiration in other healthy people around. कहा कि ये जो ड्रॉपलेट्स पेशेंट्स की सेक्रेशंस के जो ड्रॉपलेट्स मुंह के जरिए या नाक के जरिए बाहर निकले थे और वो हवा में सस्पेंडेड थे, इन ड्रॉपलेट्स के अंदर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो वो भी उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ही सस्पेंडेड रहेंगे हवा में. अब हेल्दी पर्सन्स व्हिच आर देयर अराउंड द पेशेंट,
पेशेंट के आसपास जो भी हेल्दी पर्सन होंगे उस एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जब इनहेल करेंगे उस हवा को, जब सांस लेंगे, तो सांस के साथ ही जो है क्या होगा कि सांस के दौरान जो हवा इनटेक कर रहे हैं उस हवा के जरिए वो जरासीम भी उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। बताया कि सम एयरबॉर्न डिजीजेस आर फ्लू, ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि फ्लू, मीजल्स, whooping cough एंड ट्यूबरकुलोसिस। फ्लू ये जुकाम जो होता है, मीजल्स खसरा कहते हैं, रॉश सी स्किन के ऊपर पैदा होती है जिसमें, whooping cough काली खांसी, उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज होता है, खांसी होती है, एंड ट्यूबरकुलोसिस और टीबी। ये बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। मींस के इनके जरासीम पेशेंट्स से हवा में ट्रांसफर हो जाते हैं, पेशेंट्स की सेक्रेशंस के जरिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी स्नीजिंग हो, उसकी कफिंग हो, टॉकिंग हो, लाफिंग हो, ऐसी एक्टिविटीज के जरिए हवा में ट्रांसफर होते हैं ड्रॉपलेट्स। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये जरासीम होते हैं और ये जरासीम जो हेल्दी पर्सन्स होंगे उनके सांस लेने के दौरान उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर ये बीमारियां हेल्दी पर्सन जो होंगे उनके अंदर भी पैदा हो जाती हैं। These diseases spread more rapidly if the patient coughs and spits openly in overcrowding and poor ventilation। कहा कि अगर पेशेंट ऐसी जगहों पे कफिंग या स्नीजिंग करता है या अगर स्पिटिंग करता है, स्पिटिंग क्या, थूकना, ओपनली ऐसी जगहों पे जो जहाँ पे क्या है, जो ज्यादा क्राउडिंग है, जहाँ हजूम ज्यादा, रश ज्यादा, लोग ज्यादा इकट्ठे हैं, और वेंटिलेशन, जो जगह हवादार नहीं है, हवा की मूवमेंट नहीं है वहाँ पे, तो रिजल्ट क्या होगा, जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, पोअर वेंटिलेशन है, तो ये ड्रॉपलेट्स along with the germs in them they will remain suspended in the air for longer duration, तो ज्यादा देर तक वहाँ रहेंगे। और दूसरी बात कि ओवर क्राउडिंग एरिया था, ज्यादा लोग मौजूद थे, तो लाजिमी बात है कि जितने लोग थे सब सांस ले रहे हैं वहाँ पे, तो सबको ये जरासीम ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इस बीमारी के, इन बीमारियों के जरासीमों के जो ट्रांसफरेंस है उसके चांसेस और बढ़ जाएंगे अगर ओवर क्राउडेड एरिया होगा या पोअर वेंटिलेटेड एरिया होगा, जहाँ पे इन बीमारियों का जो पेशेंट है वो अगर खांसी करता है, स्पिटिंग करता है, स्नीजिंग करता है, लाफिंग वगैरह। नेक्स्ट, टच। Germs spread from a patient to healthy people by either direct or indirect contact। कि पेशेंट के साथ कांटेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, उसकी बॉडी के साथ आपका कांटेक्ट होता है, आप शेक हैंड करते हैं, किसी भी तरीके से बॉडी के साथ कांटेक्ट हुआ है, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऐसे है कि आप उन चीज़ों के साथ आपका कांटेक्ट होता है, उन चीज़ों को आप टच करते हैं जो चीज़ें पेशेंट के इस्तेमाल में हैं, तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। बताया कि डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स may affect other healthy person by direct touch of his skin, as in scabies। स्केबीज में देख, स्केबीज क्या होती है, खारिश की बीमारी जो है, पेशेंट की जो कि स्किन है जो ऐसे अफेक्टेड है, अगर आप उसकी स्किन को टच करेंगे, बॉडी सरफेस को टच करेंगे, जैसे हाथ लगाते हैं आप, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो जरासीम आपके हाथ को ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी बॉडी का जो इसे टच करके उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे आपके अंदर जो है वो जरासीम ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट बताया कि द इनडायरेक्ट मेथड क्या है, जर्म्स स्प्रेड बाय टचिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ हिज यूज। पेशेंट के इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, जब आप उनको टच करेंगे फिर भी जरासीम स्प्रेड हो सकते हैं, आपको ट्रांसफर हो सकते हैं। पेशेंट के इस्तेमाल की चीज़ें मसलन क्लोथ्स, कपड़े होंगे उसके, बेडिंग, उसका बिस्तर वगैरह, जहाँ वो आराम करता है, बैठता है, लेटता है, यूटेंसिल्स, उसके इस्तेमाल के बर्तन हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट के इस्तेमाल में थी। जब आप इन चीज़ों को टच करते हैं तब भी, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो पोल्यूटेड होंगी, कंटामिनेटेड होंगी, कंटामिनेटेड होंगी मीन्स के जरासीम उनके ऊपर लगे होंगे, तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फीसिस। फीसिस फुजलात को कहते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को जो बर्ड से खारिज होते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट वगैरह। ऑर्गेनिजम्स पास आउट थ्रू फीसिस and spread disease via soil, food
वाटर एंड हैंड्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स की जो बात हो रही है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पास्ड आउट, यहाँ पे अगर पास आउट का वर्ड यूज कर लें, फर्स्ट फॉर्म यूज कर लें तो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा ये सेंटेंस। ऑर्गेनिजम्स पास आउट थ्रू फीसिस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो फीसिस के जरिए, फुजलात के जरिए जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। पास आउट मीन जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। किससे? जिस्म से, पेशेंट की बॉडी से, ठीक है, पेशेंट की बॉडी से फुजलात के जरिए ये जरासीम जो बाहर खारिज होते हैं। और फिर बाहर खारिज होंगे तो क्या इसका रिजल्ट क्या होता है आगे? सेपरेट डिजीज, कि वो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हैं, तो बीमारियां फैलाएंगे आगे। कैसे? वाया सॉइल, सॉइल कंटेमिनेट होगी, फूड, वाटर एंड हैंड्स। अब हैंड्स के जरिए कैसे? कि जो पेशेंट है अगर वो हैंड्स उससे सॉफ्ट नहीं किए अपने लेबोरेटरी एक्स्ट्रा, हैंड्स को सॉफ्ट वॉश नहीं करता अच्छी तरह सोप वगैरह के साथ, और उससे किसी दूसरी चीज़ को टच करता है, तो लाजमी बात है कि वो जरासीम जो है उस चीज़ के साथ लग जाएंगे, वो कंटेमिनेट हो जाएगी, और उसको जब कोई हेल्दी पर्सन टच करेगा तो उसको जरासीम ट्रांसफर हो जाएंगे। या फिर फूड, वाटर की जो बात कर रहे हैं, वाटर जो साइल है, फॉर एग्जाम्पल साइल कंटेमिनेट हो गई है, अब वहाँ जो आपका वाटर का सोर्स है, वाटर का सोर्स कोई का वाटर बॉडी है तो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, वो ऐसे कंटेमिनेट हो गया है। या आपके खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं वहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि ये खाने पीने की चीज़ें, ये पानी जो है, तो मक्खियों के ज़रिए ये जरासीम वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। फुजलात वगैरह जो हैं तो उनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, ये जरासीम जो है उनकी बॉडी के साथ, लेग के साथ जो है, उनके विंग्स के साथ टच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वो फिर जब आपके खाने पीने की चीज़ों पे के ऊपर जब बैठती हैं तो ये जरासीम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है द फीको ओरल डिजीजेस आर डायरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एंड वर्म्स। फीको ओरल डिजीजेस, फीको फीसेस से है, यानी फुजलात जिनके अंदर ये जरासीम मौजूद थे। ओरल डिजीजेस यानी वहाँ से वेस्ट मटेरियल से जरासीम जो है दे टेक एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू आवर माउथ। अब माउथ के जरिए कैसे? कि जरासीम वेस्ट मटेरियल से ट्रांसफर हुए हमारे खाने पीने की चीज़ों को, और खाने पीने की चीज़ें हमने जब खाई हैं तो ये जरासीम हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। तो ये डिजीज के फीको ओरल डिजीजेज इस वजह से कहलाती हैं कि फीसिस के अंदर मौजूद जरासीम हमारे खाने पीने की चीज़ों के जरिए जब वो कंटेमिनेट हो गई हैं जरासीमों से, तो उनको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती हैं। तो इनकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, डायरिया पेचिस को कहते हैं, लूज मोशन जो है, पोलियो, फिर हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, और वर्म्स है। पोलियो जो है ये मसल्स को अफेक्ट करती है, नर्वस डिसऑर्डर है, और हेपेटाइटिस जो है ये लिवर का डिसऑर्डर है। टाइफाइड ये फीवर होता है, टाइफाइड फीवर। वर्म्स ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंट्री जब करते हैं, ये इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं। इसमें ये वर्म्स की जो बात करें, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे राउंड वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, पिन वर्म्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स होते हैं। तो ये हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट सोर्स बताया गया आपको एनिमल्स। डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स may spread in the human by animal bites through saliva, as rabies spread by the bite of dog, which transfers the rabies virus into the human blood। बताए कि एनिमल्स जो है उनके सलावा के अंदर, सलावा क्या होता है? मुंह के अंदर जो लॉब, उसके अंदर ये जरासीम होते हैं। तो ये एनिमल जब बाइट करेंगे, हमें बाइट करते हैं किसी भी इंसान को, जब ये काटते हैं, बाइट करते हैं, तो ये जरासीम उस बंदे को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि इनके सलाइवा में थे। जैसे ये काटेंगे तो सलाइवा के वहाँ पे चूँकि जख्म होगा, जहाँ काटेंगे तो जख्म होगा, वहाँ से ब्लड निकलेगा, और इनके मुंह के अंदर मौजूद जो जरासीम है ये उस जख्म वाली जगह पर लग जाएंगे, और चूँकि वहाँ से एक्सपोज हो चुका है आपका जो बॉडी का वो पार्ट है, वो एक्सपोज हो गया, जख्म हो गया है, तो ये ब्लड के जरिए बॉडी में एंट्री ले लेंगे। रेबीज का बताया, रेबीज होता है बौले कुत्ते का काटा, जिसको कहते हैं पागल कुत्ते का काटा।
तो इससे पैदा होने वाली डिजीज जो है कि नर्वस डिसऑर्डर होता है, बाइट ऑफ डॉग विच ट्रांसमिट्स रेबीज वायरस। लेकिन जो रेबीज वायरस है वो ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमन ब्लड में। दूसरा होता है द मलेरिया इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मस्कीटो बाइट। जब मच्छर काटता है, मच्छर पहले मलेरियल पेशेंट को काटेगा, वो मच्छर इन्फेक्टेड हो जाता है उस मस्कीटो के बॉडी के अंदर जो है, उसके ब्लड के अंदर, एक्चुअली उसके सलाइवा के अंदर, सबसे पहले तो उसके सलाइवा के अंदर जो है ये जरासीम जाएंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, पेशेंट से, और फिर जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये जरासीम हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं उसके ब्लड। नेक्स्ट स्क्रैचेस एंड कट्स। स्क्रैचेस क्या होते हैं? खारिश करना, खुरचना सरफेस को, ठीक है, रब करना। एंड कट्स को जख्म वगैरह आता है। दो सूरत में जरासीम जो है हमारी बॉडी में एंट्री ले सकते हैं, पा सकते हैं। The germs get entry into the body, human body through wounds and scratches. जख्म हो गए तो जख्म के जरिए, चूंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, जिससे मैंने पहले एनिमल बाइट्स के केस में बताया, तो अगर वहाँ पे सरफेस पे जरासीम आते हैं, दे कैन टेक एंट्री इनटू आवर बॉडी, या फिर स्क्रैचेस के जरिए। अब स्क्रैचेस कैसे होंगे कि एक जो पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी को स्क्रैच करना, कैसे कि उसकी सरफेस के ऊपर आपने जस्ट हाथ जो है वो खुरचा है ऐसे, मतलब उसको खारिश किया, ठीक है, उसने कहा खारिश करो, तो आपने उसकी खारिश की है। तो इस स्क्रैचिंग के दौरान क्या होगा कि जरासीम आपके हाथ को ट्रांसफर हो गए हैं, आपके नाखूनों के अंदर हैं। अब आप अपनी बॉडी को जब टच करते हैं तो जरासीम आपको ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल इन न्यू बॉर्न व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है विद एन इन्फेक्टेड नाइफ और ब्लेड थ्रू बर्न्स, wounds of animal bite, and infected nail may spread the disease producing germs through the wounds. And ये एग्जांपल्स आपको देंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड ये फीटस का कनेक्शन होता है मदर के साथ, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर फीटस का, यानी बच्चे का जो मदर की बॉडी के साथ कनेक्शन होता है यूट्रस के साथ, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर कट कर देता है। अब वो कट करने के लिए जिस नाइफ को यूज कर रहा है या ब्लेड को यूज कर रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड है, जरासीम उस पर लगे हुए हैं, तो ये जरासीम जो है ये न्यू बॉर्न को, यानी पैदा होने वाले बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगे, मदर को ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरी बात बताई, थ्रू बर्न स्किन्स, स्किन के ऊपर बर्न का आना, यानी जलना, जख्म पैदा होगा। या फिर वुंड्स ऑफ एनिमल बाइट, जानवरों के कांटे से जख्म पैदा हुए हैं। या फिर इन्फेक्टेड नेल, जैसा मैंने स्क्रैचिंग के हवाले से बताया कि स्क्रैचिंग से आपके नाखूनों में जरासीम आ जाते हैं। तो दिस सेपरेट डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स थ्रू द बोन्स। ये डिफरेंट सोर्सेज जो हैं, इनके जरिए अगर कोई जख्म थे तो वहाँ पे जरासीम ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट बताया वाटर का। वाटर बताया कि ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। वाटर इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज द लाइफ फॉर मैन, ठीक है, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज बाय फैक्ट्रीज, domestic use water mixed with phenyl and acid, insecticides used in crops and use of fertilizers may pollute the water. अब ये डिफरेंट सोर्सेज बताया जिनके जरिए पानी जो है वो आलूदा हो सकता है। मसलन फैक्ट्री से निकलने वाला पानी अगर अनट्रीटेड, बगैर ट्रीट किए, उसको यानी सॉफ्ट किए बगैर वाटर बॉडीज में बहा देते हैं आप। डोमेस्टिक यूज वाटर, घरों का इस्तेमाल का पानी, जिसमें आपने फिनाइल मिक्स किया हुआ है, एसिड्स मिक्स किए हुए हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड जो आपने फसलों के ऊपर स्प्रे किए हुए थे, या फर्टिलाइजर्स यूज की हुई हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स भी पानी में डिसॉल्व होकर अगर वाटर बॉडीज में चले गए हैं तो ये चीज़ें पानी को कंटेमिनेट कर देंगी। दिस कॉजेज मेनी डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी। अब इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, जिनमें टाइफाइड है, कॉलरा है, हार्ट डिजीजेस, लिवर, इंटेस्टाइनल डिजीजेस एंड किडनी प्रॉब्लम्स। टाइफाइड बुखार हो गया, कॉलरा हैजा जिसे उर्दू में कहते हैं,
हार्ट डिजीजेस, ये दिल की बीमारियां, लिवर, जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह, इंटेस्टाइनल डिजीजेस जैसा मैंने वर्म्स के हवाले से आपको बताया है, इंटेस्टाइन्स की बीमारियां, एंड किडनी प्रॉब्लम्स। ये मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। इनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेस कह सकते हैं क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए हेल्दी पर्सन्स को ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। ये जर्म्स जो कि डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं, तो हम इनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड। बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम हमारे आसपास मौजूद हैं। दे आर फाउंड इन एयर, फूड, वाटर, feces, on the skin, clothes, animals, and in the soil. Everywhere they are present. जो हवा में मौजूद हैं, खुराक के अंदर ऊपर मौजूद होते हैं, ये खुराक के अंदर, पानी के अंदर मौजूद हैं, फीसेस एंड फजलात उनमें मौजूद हैं, हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं ये जरासीम, कपड़ों के ऊपर होते हैं, जानवरों के सरफेस पे भी होते हैं, उनके सलेबा वगैरह के अंदर होते हैं, उनके जो क्लास हैं तो उनमें हैं, इन द सॉइल मट्टी में हैं। Germs can be prevented from spread by the following ways. अब ये आपको मुख्तलिफ तरीके बताए जाएंगे जिनके जरिए आप जरासीमों का जो स्प्रेड है उससे अवॉइड कर सकते हैं। पहला है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? टू मेक जर्म फ्री, टू मेक एनीथिंग जर्म फ्री, किसी चीज को जरासीमों से पाक करना, ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। बताया कि दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ किलिंग द जर्म्स, जरासीमों को मारने का ये बेहतरीन तरीका है। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं? प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन में मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड अदर फूड आइटम्स, ठीक है, दूध, फ्रूट जूसेस और दूसरी खाने पीने की चीजें जो हैं, दे आर हीटेड फॉर 1 to 2 seconds एट 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी ये जो टेम्परेचर है 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे अगर हम इन चीजों को 1 से 2 सेकंड तक रखते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये क्या करता है? इट किल्स नॉट ओनली द जर्म्स बट आल्सो देयर रेजिस्टेंट स्पोर्स। ना सिर्फ जरासीमों को ये मार देता है टेम्परेचर, बल्कि उन जरासीमों के जो स्पोर्स होते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर्स का बताया, याद रखें कि जो जरासीम होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जरासीम स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स इनकी ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जर्म्स की, जरासीमों की। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनको कहा रेजिस्टेंट स्पोर्स। रेजिस्टेंट स्पोर्स मीन कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस है ये उनको रेजिस्ट करते हैं, ये उनमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, खत्म नहीं होते, शदीद सर्दी है, शदीद गर्मी वगैरह। तो कहा कि ये जो स्पोर्स हैं इतने हाई टेम्परेचर पे जब आप थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए खुराक को रखते हैं तो ये जरासीमों के साथ साथ स्पोर्स भी इनके खत्म हो जाते हैं। नाउ वंस स्टेरिलाइज्ड The food items can be kept at room temperature for many days. एक दफ़ा जब आप स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं तो आप अपने खाने पीने की चीज़ों को कई दिनों तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, इन चीज़ों को ये महफूज रहेंगी क्योंकि इनको सील करके रख दिया जाता है कैंस के अंदर। नंबर 2, कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिटिंग एनिमल्स। वो एनिमल जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, बीमारियों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। असल मॉस्किटो एंड स्क्विड्स ये सेपरेट द डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स टू मैन। मच्छर है या स्क्विड्स हैं तो ये बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम इंसानों में प्रोड्यूस करते हैं, इंसानों में सेपरेट करते हैं। बाय किलिंग मॉस्किटो एंड स्क्विड्स, आप मॉस्किटो को या स्क्विड्स को जब मार देते हैं वी कैन कंट्रोल मलेरिया एंड बिलहार्सिया। मलेरिया की डिजीज है जो मॉस्किटो के जरिए ट्रांसफर होती है। ये प्लाज्मोडियम इसका सबब होता है जो कि मॉस्किटो के जरिए पेशेंट से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर होता है, प्लाज्मोडियम। और बिलहार्सिया जो है ये ब्लड फ्लूक्स होती हैं, शिस्टोस्टोमा जिन्हें कहते हैं, ब्लड फ्लूक्स कह सकते हैं, तो ये स्क्विड्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं। मॉस्किटो कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। अगर आप इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो आप मॉस्किटो को किल कर सकते हैं। जिसमें बताया DDT, इट स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगर आप ऐसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, मॉस्किटो की जो रेजिडेंट प्लेसेस हैं, स्टैग्नेंट वाटर पॉन्ड्स वगैरह हो गए, अदर
मॉस्किटो की रिजाइडिंग प्लेसेस जो भी हैं, तो उन पे स्प्रे करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। Similarly, by killing the rabid dogs, you can control rabies in man. जो पागल कुत्ते हैं, बौले कुत्ते हैं, अगर इनको हम मार देते हैं तो ये इंसानों को रेबीज वायरस जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स होते हैं पालतू जानवर जो घरों में पाले होते हैं लोगों ने। द पेट एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, ठीक है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये पैरट्स हैं जो घरों में पाले होते हैं लोगों ने, तो दे कैन बी मेड सेफ फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डिजीजेस इन मैन बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर आप इन जानवरों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये जरासीम इंसानों को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इनकी बॉडी से जरासीम जो है वो ट्रांसफर नहीं, ना इनकी बॉडी पर रहेंगे और ना ही दूसरे लोगों को ट्रांसफर होंगे जो इनके करीब आएंगे। द प्रॉपर लुक आफ्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेबीज एंड स्किन प्रॉब्लम्स। कहता है कि जानवरों की अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, इनका प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं कि जरासीम जो है इनकी बॉडी के ऊपर ना हो या इन्फेक्टेड ना हो ये एनिमल, तो आप रेबीज और स्किन प्रॉब्लम्स के जो रिस्क हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस पीपल, ये टेक्निक आपको नेक्स्ट बताई गई है। The diseases can be prevented by isolating the infectious people which are able to spread the disease in other healthy people। कि जो बीमार लोग हैं वो हेल्दी पीपल को बीमारी ट्रांसफर कर सकते हैं, जरासीम ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उनको अलग कर लें, स्क्रीनिंग कर लें। The children suffering from measles and scabies should not be allowed to go school। बच्चे अगर ऐसे किसी भी बीमारी का शिकार हैं, मीजल्स यानी खस्सा या खारिश वगैरह, स्केबीज जो है ऐसी बीमारी का शिकार हैं, खुदा ना खास्ता, उनको स्कूल ना भेजें ताकि ये जरासीम दूसरे बच्चों को ट्रांसफर ना हो। कीप देम एट होम, उनको घर पे रखें और सेपरेट रखें, आइसोलेटेड फॉर्म में रखें, बाकियों से आइसोलेट करके रखें। ट्रीट देम प्रॉपरली, ठीक है, आइसोलेट करें और प्रॉपरली मुनासिब उनका इलाज करें। These measures can prevent the spread of infectious diseases। infectious diseases जो हैं वो स्प्रेड नहीं हो सकेंगी। इन्फेक्शियस डिजीज याद रखें, ये वो डिजीजेस हैं जो जरासीमों के जरिए पैदा होती हैं और एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हैं, कंटीजियस डिजीजेस। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, सफाई का ख्याल रखना, जिस्मानी सफाई। पर्सनल हाइजीन सच एज डेली बाथिंग है, इट्स वेरी मच एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी। सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना, कपड़े साफ रखना, जगह आपकी साफ होनी चाहिए, ये है पर्सनल हाइजीन। आपके इस्तेमाल की चीजें जो हैं उनको साफ सुथरा रखें। मतलब कि वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड्स, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से वॉश करें। ब्रश योर टीथ डेली, रोजाना दांत साफ करें। यहाँ ब्रश करने की जो बात है मैं आपको बता दूं कि आप जब भी खाना खाएं उसके बाद ब्रश जरूर कर लें, ताकि जो खाने पीने के अज्जा हैं, आपकी खुराक जो है आपके दांतों के साथ चपक कर न रहे, दांतों या मसूड़ों के साथ जो है खुराक ना रह सके। अगर खुराक वहाँ रहती है फिर वहाँ पे जरासीम जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं, वहाँ पे जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और फिर इवन के डेंटल डिजीजेस भी आपके अंदर काज करेंगे, बैड स्मेलिंग काज करेंगे। तो आप दांतों की प्रोटेक्शन जो है वो भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी, हर खाने के बाद ब्रश लाजमी करना चाहिए। ट्रिम एंड क्लीन द नेल्स, नाखून जो है वो काटते रहें, बड़े ना होने दें। कुछ बच्चियों में ज़्यादातर ये चीज़ देखने में है कि वो नाखून बहुत बड़े कर लेती हैं। देखो इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, तो बच्चियों को समझाएं इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान है अलबत्ता कि नेल्स के नीचे जो है वो जरासीम स्टे कर जाते हैं और ये जरासीम उनके लिए भी नुकसानदेह हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हैं जब ये दूसरों को किसी भी चीज़ के जरिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शेयर कर रही हैं दूसरों के साथ, इवन के उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो उनको ट्रांसफ़र होंगे। जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात पहले डिस्कस हुई है, तो इस तरह से जरासीम दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ना सिर्फ वो खुद इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं बच्चे या बच्चियाँ, बल्कि दूसरों को भी मुतासिर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड ड्राइड इन द सन। कपड़े जो हैं साबुन के साथ अच्छी तरह वॉश किए जाएं या सर्फ के साथ और फिर धूप में खुश्क किए जाएं ताकि जरासीम मर जाएं।
द हेयर शुड बी केयर्ड प्रॉपरली, बालों को जो है वो मुनासिब ट्रीट करते रहें, बाल ज़्यादा ही लेकिन लंबे ना होने दें, या गर्ल्स हैं तो लाज़मी बात है कि उनके बाल जो है वो लंबे रखने हैं, तो फिर क्या करें, उनकी सफाई का ख्याल रखें। मतलब लाइस वगैरह देयर एग्स हैं, दे शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, कि अगर बाल बड़े हैं और उनमें जोएं पड़ गई हैं तो क्या करना चाहिए, लाइस जो है इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप एंटी लाइस शैम्पू यूज़ कर लें, ठीक है, प्रॉपर बाथिंग से, वॉशिंग से और एंटी लाइस शैम्पू वगैरह यूज़ करने से आप जरासीमों से पाक रह सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर वाटर का बताया गया। वाटर दैट इज ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इट्स नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए ये पानी बहुत जरूरी है। 2/3 ऑफ द अर्थ बताया कि कंसिस्ट ऑफ वाटर, ये हमारी जमीन का जो 2/3 हिस्सा है उसके ऊपर पानी है, सिर्फ 1/3 है जो खुश्की है। Even then half of the world population is deprived of drinking water, कहा कि इसके बावजूद कि पूरी जमीन का 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है, इसके बावजूद तकरीबन आधी दुनिया जो है, आधी दुनिया के लोग साफ पानी से, जो पीने का पानी उससे महरूम है, उनको पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम पानी को पोल्यूट कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। सीवेज डिस्पोजल एंड सैनिटेशन, पता है कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, सीवेज क्या होता है, ये घरों का जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट घरों का होता है, तो इसका रिमूवल, इसको डिस्पोज करना भी, इसको रिमूव करना, घरों से दूर करना, घरों से निकालना इसको। इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड मलेरिया, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, इवन के मलेरिया जो है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉपर सीवेज जरूरी है, सीवेज डिस्पोजल। द मस्कीटो लेज एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है, रुका हुआ पानी, जो पानी ठहरा रहता है, तो वहां पे मच्छर क्या करेगा, अंडे दे देता है। So malaria can be controlled by proper sanitation and sewage disposal. लिहाजा अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन करते हैं, मुनासिब सफाई का ख्याल रखते हैं, सीवेज डिस्पोजल का ख्याल रखते हैं, तो आप मलेरिया से बच सकते हैं, क्योंकि ना ऐसे पानी ठहरेगा, गंदा पानी ना होगा आसपास, ना वहाँ पे मच्छर स्टे करेगा, ना अंडे देगा, और ना ही जो है वो खुद स्प्रेड होगा, ना खुद मच्छर मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे, और ना ही आगे पेशेंट से, मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पेशेंट्स को प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। 6 fatal diseases they can be prevented in children if fully vaccinated at 1 year of age. 1 साल की उम्र में अगर प्रॉपरली वैक्सीनेट कर दिया जाता है बच्चों को, तो ये 6 ऐसी फैटल डिजीजेज हैं जिनसे कि उनको बचाया जा सकता है। ये 6 डिजीजेज हैं, इनमें ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, होपिंग कफ, ये खांसी होगी, काली खांसी जिसे कहते हैं, मीजल्स, खसरा, डिप्थीरिया, को नाक, ये गले का मर्ज होता है, पोलियो जो कि नर्वस डिसऑर्डर है, मसल्स, बॉडी के मसल जो हैं, पट्टे जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, टेटनस जिसे आप तशन्नुज ये कह सकते हैं, ये भी मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है, तशन्नुज वगैरह, तो ये बीमारियां हैं जो कि आप इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बच्चों में इम्यूनिटी पैदा करके इन बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। द फीमेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कैन आल्सो बी सेव्ड फ्रॉम टेटनस बाय वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मीन के जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी के दौरान आप मदर को भी बचा सकते हैं और न्यू बॉर्न को भी बचा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है तो वहाँ पे जरासीम ट्रांसफर हो सकते हैं टेटनस वगैरह के, तो टेटनस का इंजेक्शन यूज करना चाहिए। इट्स नोटवर्दी दैट टू मेक इम्यूनाइजेशन सक्सेसफुल 80% ऑफ द चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी शुड बी वैक्सीनेटेड। कहा कि अगर आप इम्यूनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसमें काबिल जिक्र बात क्या है कि तकरीबन कम्युनिटी के किसी भी जगह के 80% जो बच्चे हैं, कम अज़ कम 80% बच्चों को आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। उससे क्या होगा कि जिनको आपने वैक्सीनेशन करवा दी है
तो उनके अंदर ये जरासीम अगर एंट्री भी लेते हैं तो बीमारी पैदा नहीं कर सकेंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनका इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा और जो बाकी बचे हैं उनको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक ड्रग्स। Drugs that are used to treat the disease produced by bacteria are called antibiotics। तो याद रखें बच्चे, एंटीबायोटिक्स जो केमिकल्स होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के जरिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, इन डिजीजेस को हम एंटीबायोटिक्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट कोई काम नहीं करती। Viral diseases, पता है, such as flu, measles, etc., they are not controlled by antibiotics. So antibiotics should not be prescribed in viral diseases. कहा गया कि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो वायरल डिजीजेस के अंदर एंटीबायोटिक्स को यूज ना करवाएं। वैसे जो डॉक्टर यूज करवाते हैं तो उसका सिर्फ इतना होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, लेकिन ऐसा देखना तो चाहिए कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं तो फिर जरूर इस्तेमाल करने का क्या मकसद है। तो इसलिए डॉक्टर्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ना यूज करवाएं, इन केस की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, these are examples of antibiotics। ये आपको एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी गई है। So with this we end our today's lecture, and tomorrow we shall complete the remaining part of this chapter, inshallah. Okay, Allah Hafiz। Bismillahirrahmanirrahim। Students, we are studying General Science 9th class, Chapter 5. In the last 3 lectures, we discussed different viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, their causes and prevention. These things were discussed in previous 3 lectures. Today, we are going to start our next topic, that is about smoke and smoking. Effects of smoke and smoking will be discussed in today's topic. As I mentioned, some people chew tobacco while others using cigarettes. कि कुछ लोग टबैको चबाते हैं। चबाना कैसे, जैसे पान वगैरह में यूज होता है, या फिर सिगरेट की सूरत में इसको यूज करते हैं। टबैको स्मोक कंसिस्ट ऑफ मेनी केमिकल सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपको बताया गया निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, ये टबैको स्मोक के अंदर। निकोटीन क्या है? एज अ वेरी पॉइजनस केमिकल कंपाउंड, बहुत ही पॉइजनस केमिकल कंपाउंड है, जहरीले असरात इसके होते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स क्या प्रोड्यूस होती हैं? देखा, इट कॉजेज एडिक्शन, एडिक्शन पैदा होती है। एडिक्शन क्या होती है? जिसे आप नशा कह सकते हैं, आदत पड़ जाना। आपको मालूम है कि जिन लोगों को सिगरेट की आदत पड़ जाती है फिर उनके लिए इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसे कहा जाता है एडिक्शन, लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना, या कह सकते हैं कि नशा की सूरत पैदा हो जाना। Which makes difficult to quit smoking and smokers to quit smoking, स्मोकिंग को छोड़ना। कहा कि स्मोकर्स के अंदर स्मोकिंग को तर्क करना जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है। एक और इफेक्ट दूसरा जो निकोटीन का बताया एडिक्शन के अलावा ह्यूमन बॉडी पे, इट इज दैट इट कॉजेज नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी नालियां हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती हैं। अब इसका बाद में क्या इफेक्ट होगा? इट हैंडल्स ब्लड सप्लाई टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जिस्म के सारे जो हिस्से हैं, बाकी सारे हिस्से हैं, उनको ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। उसके बाद दूसरा बताया टार। टार जो है जेलेटिनस मटेरियल, मीन जेली की तरह का मटेरियल होता है। इट कलेक्ट्स अराउंड द लंग टिश्यूज। लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनके अराउंड, उनके आसपास ही इकट्ठा हो जाता है। और इस तरह से कि इसका इफेक्ट फिर क्या होता है? फंक्शन ऑफ लंग इज अफेक्टेड।
लंग्स का जो काम है वो अफेक्ट होता है। टार का बताया कि इट आल्सो कॉजेज लंग कैंसर, लंग्स की कैंसर का सबब भी बनता है। टार जो है लंग्स का कैंसर भी हो सकता है इनसे, टार से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो थर्ड केमिकल आपको बताया गया था, इसके असरात देखें। सिगरेट स्मोक के अंदर ये मौजूद होता है। इट हैज एबिलिटी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड इट preferentially combines with hemoglobin then oxygen. हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और जब ब्लड सेल्स तक पहुंचता है तो वहां ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और सेल्स के कामों में इस्तेमाल होती है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है सेल्स। लेकिन अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो, जैसे स्मोक, सिगरेट स्मोक है, अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा थी, तो सांस के जरिए इसको हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, तो ऑक्सीजन की निस्बत ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेफरेंशियली यानी तरजीहन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ब्लड की, बिकॉज ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रॉपर फंक्शंस। इन जिस्म के सारे हिस्सों को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में नहीं पहुंचती तो इससे कई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, सफोकेशन हो सकती है इससे। नेक्स्ट बैक है जस्ट टू कंपनसेट द लो ऑक्सीजन सप्लाई। हाँ, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर हार्ट को क्या करना पड़ेगा, हार्ट का वर्क बढ़ जाएगा, हार्ट हैज टू वर्क मोर, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वजन हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी। अब इसका बाद में क्या असर होगा, इट कॉजेज मोर बर्डन ऑन द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होते हैं दिल के मसल्स, हार्ट के मसल्स। तो हार्ट के मसल्स हैं जो कि उनकी वर्किंग ज्यादा होगी, उनका लोड बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया, इनकी ओवर वर्किंग स्टार्ट होगी। मतलब कि ये वो कुछ रीजंस हैं, सम ऑफ द रीजंस। स्मोकर्स जो हैं दे हैव मोर इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीजेस देन नॉन स्मोकर्स। कि स्मोकर्स को, स्मोकिंग करने वालों को हार्ट की डिजीजेस ज्यादा होती हैं, हार्ट की डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो उसकी ये वजूहत हैं, इन केमिकल्स की वजूहत हैं जो स्मोक में आते हैं, सिगरेट स्मोक में। Next है कि मैन इज मेकिंग प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसान कर रहा है, इंडस्ट्रीज को फैला रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इंस्टॉल कर रहा है। और उसकी क्या वजह, क्यों इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है? पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट द रैपिड पेस, तेजी से आबादी बढ़ रही है दुनिया की, एंड अलॉन्ग विद ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा, आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज का क्या जो है वो स्कोप हुआ? इंसानों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चाहिए तो वो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। देखिए, along with human activities, amount of smoke is also increasing in atmosphere। कि ये इंडस्ट्रीज एक तरफ से तो लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन इनसे जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसकी मिकदार भी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस हो रहा है, इवन के डोमेस्टिक एक्टिविटीज, हमारे घरेलू एक्टिविटीज जो हैं, इनसे भी स्मोक पैदा होता है। अब इस स्मोक के अंदर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक में मौजूद है, इसके इफेक्ट्स तो आपको पहले भी बता दिए। इसके बाद जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बताया गया, ये वो गैसेस हैं जो हवा में रिलीज होती हैं, हमारे जो ये रेफ्रिजरेंट गैसेस वगैरह होती हैं फ्रिजेस में, एसी वगैरह में, कूलिंग गैसेस, तो वहां से ये रिलीज होते हैं केमिकल्स, हवा में चले जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, ऊपर ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं और ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं, दे डैमेज ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसके बाद बताए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये भी प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, जो कि इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो। तो इससे एसिड रेन प्रोड्यूस होती है हवा में, जब ये शामिल होते हैं ये ऑक्साइड्स, तो पानी, बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो एसिड रेन काज करते हैं।
या कि उन्होंने थोड़ा सा इसके इफेक्ट्स को बताया है कि स्मोक कलेक्ट्स बिलो द ओजोन लेयर। याद रखें कि स्मोक के अंदर जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये तो डायरेक्ट ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखें, यहाँ पे उन्होंने स्मोक में जो है सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके मेजर असरात होते हैं, वो भी इससे प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने प्रोड्यूस होना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ओजोन की लेयर के नीचे अकोमोलेट हो जाती है और इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? ये बिल्कुल वही काम करती है जो ग्रीन हाउस करता है। जो ग्रीन हाउसेस का काम है, बिल्कुल वही काम ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर करती है। यानी यूं समझ लें कि जो ग्रीन हाउस की जो शीट्स होती हैं, ग्लास या प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं, जो कि ग्लास हाउसेस ग्रीन हाउसेस की बाउंड्रीज बनाती हैं, कवरिंग बनाती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई मिकदार है जो ओजोन लेयर के नीचे अकोमोलेट हो रही है और इसकी थिकनेस बढ़ रही है, ये बिल्कुल वही ग्रीन हाउस की शीट्स का काम कर रही है। कैसे कि सूरज की जो रेज हैं वो नीचे तो आ जाती हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस बन जाती हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के थिक लेयर में से वो स्टेप नहीं कर सकती, अदरवाइज वो स्पेस में चली जाती। तो थिकनेस कार्बन डाइऑक्साइड की जब बढ़ रही है तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो रेडिएशंस वापस नहीं जा सकती, वो एटमॉस्फेयर में रहती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है। जैसा मेंशन किया कि इट कॉजेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ये बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगी, आबो हवा जो है उसमें चेंजेस आती हैं। समटाइम्स बताया कि ये जो गैसेस हैं इन द स्मोक दे स्टार्ट ईटिंग ओजोन। ये ओजोन की ईटिंग, ओजोन की डस्टिंग जो ये मैंने आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के केस में बताया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंड प्रोड्यूस होल्स इन द ओजोन लेयर। होल्स के होंगे जहां से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां पे एम्प्टी स्पेसेस प्रोड्यूस होंगी तो उसको होल कहा जाएगा। These holes in ozone layer cause genetic mutations in the man and plant and animals. अब होल्स कैसे जेनेटिक म्यूटेशन काज करेंगे? होल्स में से रेडिएशंस आएंगे, सूरज की रेडिएशंस आएंगी जिनको ओजोन लेयर ने स्टॉप करना होता है। अब ओजोन होल्स में से, जो होल्स हैं ओजोन लेयर में, इसमें से वो रेडिएशंस नीचे आएंगी, जमीन तक पहुंचेंगे। अब इंसान, पौधे, जानवर सब इससे इफेक्ट होंगे। म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं जीन्स में के अंदर चेंजेस। और जब जीन्स में चेंजेस आती हैं तो विरासती बीमारियां से प्रोड्यूस होती हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होती हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा होने वाली डिजीजेज हैं। और जेनेटिक म्यूटेशन याद रखें जीन्स में तब्दीली को कहते हैं, जो रेडिएशंस की वजह से होगी। और रेडिएशंस कहां से आएंगी? ओजोन होल्स में से। नेक्स्ट बताया कि इट आल्सो कॉजेज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। चूंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी नीचे आती हैं तो स्किन कैंसर लाइक डिजीजेज जो इंसानों में वो प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीजेज ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से सांस की बीमारियां क्या पैदा होती हैं? बताया कि सिगरेट स्मोक कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। हमारी जो सांस की नाली है, इवन नॉस्ट्रल से या नोज से या माउथ से हवा एंटर होती है, उसके बाद फेरिंग से आगे ट्रैकिया स्टार्ट होता है, फेरिंग के बाद लेरिंग से फिर ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ये ट्रैकिया हमारी हवा की नाली है। ये जब चेस्ट में जाती है, चेस्ट कैविटी में, तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। हर को कहते हैं ब्रोंकस और दो को कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस सिंगुलर है। ये ब्रोंकाई अपनी अपनी साइड के लंग्स में जाती हैं और लंग्स में एंटर होकर आगे फिर छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती हैं जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इनके आगे एंड्स पे जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको एल्वोलाई कहा जाता है। तो ये तो अरेंजमेंट है इनकी ब्रोंक्यूल्स की, वेसल्स की, एल्वोलाई की लंग्स के अंदर। अब सिगरेट स्मोक क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन काज करेगा, सोजिश पैदा करेगा इन नालियों की। हवा की जो नालियां हैं इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इनकी वॉल्स की। एंड लंग्स इज और लंग थी इट इज द मेन रीजन ऑफ कफ एंड स्पटम। खांसी और बलगम वगैरह जो प्रोड्यूस होती है उसकी मेन रीजन ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स है। नेक्स्ट ब्लैक इन्फ्लेमेशन ऑफ द विंड पाइप, जो ट्रैकिया है, हवा की नाली, जो बड़ी नाली नीचे आती है लंग्स की तरफ।
उसको ट्रैकिया कहते हैं या मिड पाइप। एंड ब्रोंकाई, जो उससे आगे दो नालियां बनती हैं उनको ब्रोंकाई कहते हैं। तो बताया कि इनकी जो इन्फ्लेमेशन है इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। स्मोकिंग डैमेजेस द एयर सैक्स इन द लंग्स। अब एयर सैक्स हैं जिनको मैंने एल्वोलाई का नाम दिया, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स के सिरों पे आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनको एल्वोलाई कहा जाता है या एयर सैक्स। तो स्मोकिंग से एयर सैक्स डैमेज होते हैं। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन एक्सचेंज इन द ब्लड। अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एयर सैक्स होते हैं उनके दरमियान में जो वॉल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। अब वॉल्स की ब्रेकडाउन होने से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो जाती है, जैसे उन पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में वो कम हो जाती है। जैसा नेक्स्ट बताया कि पेशेंट हैज टू ब्रीथ फास्टर टू कंपनसेट दिस। अब इसकी कमी को, यानी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट के सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे इफ कॉजेज डैमेज टू हिम, इट कॉजेज डैमेज टू हिम, इफ कॉजेज डैमेज टू हिम को हम यूं ले सकते हैं कि अगर उसके एल्वोलाई के जो दरमियानी वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो फिर ये असरात होंगे, सांस में मुश्किल पेश आएगी, सांस की रफ्तार बढ़ेगी। और इस डिजीज को एम्फीसीमा का नाम दिया जाता है, एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा में याद रखें क्या हो रहा है कि जो एल्वोलाई हैं या इवन एल्वोलाई की जो दरमियानी वॉल्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो रहा है, सांस में दुश्वारी आ रही है। अब एक दूसरी डिजीज है एज़मा। एज़मा के अंदर सोजिश हो जाती है, जो वॉल्स होती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उसमें भी सांस में लेने में डिफिकल्टी पेश आती है। और एम्फीसीमा में क्या है, वॉल्स की दरमियानी वॉल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बताया हार्ट डिजीजेस ड्यू टू स्मोकिंग, दिल की बीमारियां जो स्मोकिंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। कहा कि स्मोकिंग प्री डिस्पोजेस टू हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन एंड अदर एलिमेंट्स व्हिच आर द मेन कॉज ऑफ डेथ इन स्मोकर्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं, हार्ट अटैक्स, दिल का दौरा पड़ना, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, एंड अदर हार्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बीमारियां होती हैं, दिल की दूसरी बीमारियां जो हैं जो कि स्मोकर्स की डेथ का सबब बनती हैं। बताया कि स्मोकिंग प्री डिस्पोजेस दीज डिजीजेस, प्री डिस्पोजेस मीन सबब बनती है इन बीमारियों का, ठीक है। इट इंक्लाइंस सच डिजीजेस, उसमें लेकिन बीमारियों की राह हमवार करती है, इन बीमारियों का स्मोकर जो है वो शिकार हो जाता है। Blood vessels, including arteries and arterioles, they become narrow, and especially the coronary arteries of the heart are more affected. बताया कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हों, आर्टरियोल्स हों, आर्टरीज याद रखें, आर्टरीज बड़ी नालियां होती हैं, आगे जिन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं उनको आर्टरियोल्स कहते हैं, ये आर्टरियोल्स आगे कैपिलरीज बनाती हैं। तो बताया कि इनकी नैरोइंग हो जाती है क्योंकि कंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं वेसल्स। तो स्पेशली कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट के मसल्स को, दे आर मोर अफेक्टेड, ये ज्यादा अफेक्ट होती हैं। और जब कॉर्नरी आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं तो इन्होंने तो ब्लड सप्लाई करनी थी और ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्लड के जरिए जानी थी इनके थ्रू इसमें हार्ट के मसल्स को, तो इट इंक्रीजेज द हार्ट अटैक चांसेस मोर, इससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट स्किन डिजीजेस कॉज्ड बाय स्मोकिंग, जल्दी बीमारियां जो स्किन के डिजीजेस हैं स्मोकिंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज जो है इट इज स्किन एलर्जी, एलर्जी हो स्किन की एलर्जी। स्किन कलर इट आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड, ब्लड में चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है। द स्किन रिंकल्स, रिंकल्स में झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, जल्द के ऊपर झुर्रियां सी पड़ जाती हैं जैसे बूढ़े लोगों की। एंड एजिंग सिम्टम्स बिगिन टू अपीयर, और बुढ़ापे की अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एजिंग, एजिंग क्या होता है, बुढ़ापा तारी। साथ ही बताया कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक फ्री आवर सोसाइटी फ्रॉम स्मोकिंग, कि हम अपने माशरे को तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से निजात दिलाना जो है ये हमारी एक तरह की जिम्मेदारी है, इट्स आवर ड्यूटी। वी शुड एडवाइज द स्मोकर्स टू लीव इट। नेक्स्ट सारी मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस ज़हनी बीमारियां दिमाग से रिलेटेड, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस,
ये मेंटल डिजीज, इंपॉर्टेंट मेंटल डिजीजेज हैं जो आपने दी हुई हैं, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन एलिमेंट्स की जो उन्होंने दी। साइकोसिस, डिलीरियम एंड डिप्रेशन, ये कॉमन डिजीजेज हैं। साइकोसिस, साइकोसिस के अंदर डिलीरियम और डिप्रेशन, ये उन्होंने डिजीजेस मेंशन की, ये नफसियाती बीमारियां। अब डिलीरियम में देखें, डिलीरियम की डिजीज बताया कि इट अपीयर्स एक्यूटली, एक्यूटली में तेजी से जाहिर होती है, ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात जो हैं वो पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, बल्कि क्या तेजी से पैदा होती है, तेजी से जाहिर होती है। एंड इज कॉज्ड बाय एडिक्शन ऑफ सर्टन डिजीजेस, कुछ जो बीमारियां हैं ये इन्होंने मेंशन किया, एडिक्शन ऑफ सर्टन डिजीजेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। असल में क्या एडिक्शन, नशा, कि नशा की वजह से हो सकती है, सर्टन डिजीजेस की वजह से हो सकती है। तो यूं नहीं लिखना चाहिए एडिक्शन ऑफ सर्टन डिजीजेस, बल्कि ये अलग चीज है। एडिक्शन, नशा की बात जो है इसका अलग असर है। एंड कहना चाहिए, ये कॉमा लगाकर यहाँ पे लिखें, सर्टन डिजीजेस यानी कुछ बीमारियों की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से। एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये वजूहत है डिलीरियम की। और इसके बाद इसकी साइंस और सिम्टम्स बताए गए। अलामतें क्या हैं इसकी डिजीज की? इनकोहेरेंट स्पीच, आवाज का, गुफ्तगू का बिगड़ना। ठीक है, जो पर्सन है सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, वो प्रॉपरली जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, बातचीत नहीं कर सकेगा। फिट्स, जो फॉलेज वगैरह, रैपिड मूवमेंट ऑफ द आईज, रैपिड मूवमेंट ऑफ द, ये फिट्स वगैरह में याद रखें, इसमें होता है कि मसल कंट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो ये कप कपी जो है इसको कह सकते हैं कि मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह का अनकंट्रोल्ड सा होना, इसे आप कह सकते हैं कप कपी सी पैदा हो जाना जिस्म में। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द आईज, आंखों की हरकत का तेज होना। डबल विजन यानी दो दो नजर आना। इंसोम्निया, इंसोम्निया कहते हैं बेख्वाबी, नींद ना आना। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी परेशानी, बेचैनी, एंग्जाइटी परेशानी को कहते हैं। जैसे स्टपर, स्टपर कहते हैं स्ट्यूपर, तो लफ्ज़ क्या है स्ट्यूपर। स्ट्यूपर जो है ये अनकॉन्शियसनेस को कहते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी होना। सैटरनेस, विजन का डिस्टर्ब होना। एंड फियर फ्रॉम पीपल, और लोगों से खौफ, बिला वजह खौफ। ये कुछ अलामतें थी जो डिलीरियम की है। बता कि देयर शुड बी प्रॉपर काउंसलिंग टू पेशेंट्स, दैट शुड बी दैट दे शुड ट्रस्ट ऑन अदर पीपल। कैसे पेशेंट्स जो हैं उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग क्या होती है? लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए उनके साथ जो है वो गुफ्तगू कीजिए, लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए गुफ्तगू करना, लंबी गुफ्तगू करना उनके साथ, इसमें उनको बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना, इसे कहते हैं काउंसलिंग। डॉक्टर्स के साथ ज्यादातर काउंसलिंग जो है होती है जो नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं। और इसमें इन पेशेंट्स को ये समझाया जाए कि वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करें, उनसे डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है डिप्रेशन। इन दिस डिसीज पर्सन इज ऑलवेज इन टेंशन एंड लो स्पिरिट। इस बीमारी के अंदर आदमी जो है वो टेंशन का शिकार हो जाता है, उसकी जो कुव्वत इरादी है वो इससे इफेक्ट होती है। और ये बीमारी जो है बताया कि मोस्टली पर्सन इज डिप्रेस इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सवेरे ज्यादा इसका असर होता है। द पेशेंट्स थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर इज रिड्यूस्ड, पेशेंट्स की जो सोच है और उसकी जो फैसला करने की सलाहियत वगैरह है तो ये रिड्यूस हो जाती है। ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ ब्लेमिंग, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। सेल्फ ब्लेमिंग क्या होता है? खुद को कसूरवार ठहराना, मुख्तलिफ चीजों का अपने आप को कसूरवार ठहराना, सेल्फ ब्लेमिंग। द पेशेंट कंप्लेन्स द लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, यानी पेशेंट को नींद नहीं आती, बेख्वाबी की कैफियत। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। एंड दस ही लूजेस हिज वेट, क्योंकि उसको भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं प्रॉपर्ली यूज करता,
तो वेट उसका कम होना शुरू हो जाता है. He also suffers from headache and back pain. सर का दर्द और कमर का दर्द उसको अक्सर होता है. It is recommended that all his business and domestic responsibilities be cancelled, and through counseling, his life pattern should be made better. ऐसा जो पेशेंट है उसके जितने भी घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनको तर्क कर दिया जाए, उसकी जो भी कारोबारी मसरूफियात हैं उनको स्टॉप किया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसके साथ जो है वो काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि उसका जो लाइफ पैटर्न है, उसका जो मामूलात ज़िंदगी है उसको बेहतर किया जाए. नेक्स्ट है न्यूरोसिस. ये पहले आपने साइकोसिस पढ़ी, अब न्यूरोसिस. न्यूरोसिस के अंदर आपको बताया गया हिस्टीरिया और फोबिया, दे आर नोट वर्दी, काबिल जिक्र जो है इन हिस्टीरिया और फोबिया. हिस्टीरिया में क्या, फीमेल्स आर प्रोन टू दिस डिजीज. इन फीमेल्स के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार होते हैं. प्रोन टू दिस डिजीज में इस बीमारी का शिकार होते हैं और ज़्यादा होते हैं. ड्यूरिंग द हिस्टेरिकल फिट a patient may experience blindness, deafness, headache, ringing in the ears, stammering, paralysis and fits. पता है कि हिस्टेरिकल फिट जब होता है, जब ये हिस्टेरिसिस का अटैक होता है तो पेशेंट को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं. ब्लाइंडनेस, अंधापन यानी विजन इफेक्ट होगा. डेफनेस, बहरापन. हेडेक, सर दर्द. ठीक है, हेडेक में क्या होगा, सर दर्द. रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में घंटियां बजना. स्टैमरिंग, स्टैमरिंग कहते हैं आवाज का लड़खड़ाना, जिसके आप कहते हैं हकलाना कह सकते हैं कि प्रॉपर जब वो स्पीकिंग ना हो सकना, गुफ्तगू ना कर सकना, हकलाना उर्दू में टर्म यूज होती. स्टैमरिंग, गुफ्तगू का डिस्टर्ब होना. पैरालिसिस, पैरालिसिस, फॉलेज. फिट्स, कब कभी ऐसा, ये मसल्स की जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, कंट्रैक्शन वगैरह, फिट्स है. द पेशेंट मे रिफ्यूज टू ईट ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट. क्योंकि उसको भूख नहीं लगती, वो खाना खाने से इनकार करेगा, उसका खाना खाने को दिल नहीं करेगा. द पेशेंट शुड बी काउंसल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड एनकरेज टू टॉक मोर अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. उस पेशेंट के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है, लॉन्गर पीरियड्स के लिए काउंसलिंग की जाए, गुफ्तगू की जाए और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए उसके साथ. एनकरेज टू टॉक मोर अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. उसको कहा जाए, उससे पूछा जाए आपको क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, उसकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, उसको बोलने का मौका दिया जाए. Try to solve his or her problems, otherwise the same attack may recur. बताया कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज सेम अटैक में रिकर, मीन के यही अटैक, वही अटैक दोबारा हो सकता है. हिस्टीरिया का अटैक उस पर दोबारा भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है. नेक्स्ट है फोबिया. इन दिस डिजीज द पेशेंट फील्स अनड्यू fear from any place or person or things like bus, open space, etc. ठीक है, ऐसी जगह जो है, मुख्तलिफ जगह, लोगों से, उनके बस से, जब खुली जगह जो है तो वहाँ से क्या है, अनड्यू फियर, यानी कि जिसको कह सकते हैं बिला वजह खौफ, बिला वजह खौफ पैदा होता है पेशेंट को. द पेशेंट स्टार्ट्स अवॉइडिंग फ्रॉम दिस दैट प्लेस द थिंग. तो आदमी जो है, वो जो पेशेंट है, वो ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करता है, अवॉइड करने लगता है. कंसल्ट द डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट. अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है. नेक्स्ट है नर्वस ब्रेकडाउन. द पेशेंट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिप्रेशन व्हिच डज नॉट परसिस्ट लॉन्गर एंड दिस अफेक्ट्स द लाइफ पैटर्न ऑफ पेशेंट. देखिए, नर्वस ब्रेकडाउन का जो पेशेंट होता है, ये डिप्रेशन का शिकार होता है. इट डज नॉट परसिस्ट लॉन्गर, इन ज़्यादा अरसा तक नहीं रहता ये, और इससे जो लाइफ पैटर्न है पेशेंट का, उसका जो मामूलात है ज़िंदगी, वो अफेक्ट होता है. डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन occur when the person enters a new pattern of life accidentally. Loneliness after long illness, financial problems, death in family, and separation or divorce.
ये कुछ वजूहात आपको बताई गई हैं डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम की कि पेशेंट डिप्रेशन या नर्वस सिस्टम का शिकार क्यों होते हैं। जब कोई पर्सन जो है नए पैटर्न में एंटर होता है, न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ में एंटर होता है। अब न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ कैसे, जैसे मैरिज हो गई, अब लड़की के लिए एक नया एनवायरमेंट है, ये न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोनलीनेस, तन्हाई का शिकार होता है कोई बंदा, आफ्टर लॉन्ग इलनेस, ज्यादा अरसा तक किसी बीमारी का शिकार रहा, तो उसके बाद जब वो रिकवर हुआ है उसका लाइफ पैटर्न चेंज हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग था तो बहुत पुअर हो गया, वीक हो गया, या बहुत वीक था तो वो बहुत बेहतर हो जाती है। सब मेरी चेंजेस चेंजेस की बात है, लाइफ पैटर्न का चेंज है। डेथ इन फैमिली, खानदान में कोई डेथ हो जाती है। एंड सेपरेशन, घर से उसकी सेपरेशन हो जाती है, जैसे डिवोर्स वगैरह हो, तलाक हो जाती है। सम फीमेल्स गेट डिप्रेस्ड आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, कुछ औरतें जो हैं बच्चा जन्मने के बाद जो है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उनमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्चेस, a chemical neurotransmitter may cause depression when its production is low. न्यूरोट्रांसमीटर याद रखें बेटे, ये वो केमिकल है जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है, या न्यूरॉन से मैसेज को इफेक्टर्स तक, क्योंकि मसल्स या ग्लैंड्स हैं तो उन तक पहुंचाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल। तो कहा कि जब न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है तो उस सूरत में डिप्रेशन जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये मॉडर्न जो रिसर्च है इससे ये पता चल रहा है, रीसेंट रिसर्च से। द पेशेंट रिमेन्स अनहैप्पी एंड स्टार्ट्स अवॉइडिंग फ्रॉम द थिंग्स अराउंड हिम। जो पेशेंट है वो उदास सा रहता है, खुश नहीं रहता। एंड स्टार्ट्स अवॉइडिंग फ्रॉम द थिंग्स अराउंड हिम, अपने आसपास की चीज़ों से अवॉइड करता है, उसकी इंटरेस्ट नहीं रहती मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसा लिखा कि he shows no interest in those things in which he was much interested in past, कि वो चीज़ें, वो काम, वो बातें जिनमें वो पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रही उन चीज़ों की। किस वजह से? नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से, इस बीमारी की वजह से। he becomes negative particularly about his future, उसकी मनफी सोच हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है उसकी। मीन कि जैसे उसको उम्मीद नहीं रहती, किसी चीज़ की उम्मीद न रहना, नेगेटिव थिंकिंग ये होती है। किसी बंदे पे ट्रस्ट न रहना, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में आती है चीज़ें। अबाउट हिज फ्यूचर, वो कहते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं जिस बीमारी का शिकार हूँ मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरे हालात सही नहीं होंगे, ये है नेगेटिव थिंकिंग। हिज डिसीजन मेकिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस, उसकी फैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है। वो कोई फैसला नहीं कर सकता क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी कहता है ये करना है, कभी कहता है नहीं ये नहीं वो करना है, तो वो फैसला नहीं कर सकता, कुव्वत फैसला उसकी कम हो जाती है। ही स्टार्ट्स फॉरगेटिंग थिंग्स, उसमें चीज़ों को भूलने की आदत जो है वो ये पैदा हो जाती है, निस्यान जिसे कह सकते हैं। फॉरगेटिंग थिंग्स में चीज़ों को इग्नोर करना भी आ सकता है। इफ दीज सिम्टम्स परसिस्ट देन ही कैन ट्राई फॉर सुसाइड, कहा कि अगर ये अलामतें बरकरार रहें, परसिस्ट बरकरार रहें, ही कैन ट्राई फॉर सुसाइड, तो ये पेशेंट खुदकुशी की भी कोशिश कर सकता है। ये पेशेंट जो है, इसका जो मरीज है, ये खुदकुशी भी कर सकता है, सुसाइड खुदकुशी को कहते हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। ड्रग जो है बताया कि इज यूजुअली एनी टाइप ऑफ मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट डिजीज, बीमारी को इलाज करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है उसको हम ड्रग कहते हैं। ये तो एक जनरल टर्म है। दिस इज यूज्ड टू रिलीव पेन, टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड टू सेव लाइफ, ये इसके मकासद हैं, दर्द से निजात दिलाने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए, ये इसके यूजेस है। लेकिन कुछ जो ड्रग्स हैं, सम ड्रग्स दे यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस एंड आर कॉल्ड वैक्सीन्स, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको वैक्सीन्स कहा जाता है। ये वैक्सीन्स कैसे बचाती है बॉडीज को? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करती हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, कोई जरासीम वगैरह होते हैं, जब बॉडी में दे टेक एंट्री, बॉडी में दाखिल होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज को खत्म कर देते हैं। इसलिए एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मेनी डिजीजेस, बहुत सी बीमारियों से हमारे अजसाम जो है, हमारी बॉडी उसको बचाते हैं। As for example, if a child is given injection of measles vaccine,
he is protected from measles because vaccine produces antibodies against measles virus. मिसाल देखिए, अगर मीजल्स का शिकार है कोई, शिकार नहीं बल्कि बीमारी से पहले ये लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, कि अगर किसी बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन लगा दी गई, खसरे की वैक्सीन लगा दी गई, तो खसरा का, मीजल्स का जो वायरस है, इसके अगेंस्ट उस बच्चे के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, और अगर वायरस एंटर होगा तो खत्म हो जाएगा, ये एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगे. लेकिन many people think it is unlawful, they think it has unlawful drugs which produce sleep, कि वो अद्वियात जिनसे नींद पैदा होती है, नींद तारी होती है, वनूदगी होती है, अक्सर लोग इसको क्या समझते हैं, गैर कानूनी, अनलॉफुल, नाजायज, गैर कानूनी. इनफैक्ट बताया कि देयर आर द ड्रग्स व्हिच आर हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर द यूजर्स एंड इफ इट इज आल्सो अनलॉफुल टू कीप देम एंड टू ट्रीट. बताया कि दरअसल कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नुकसानदेह हैं यूजर्स के लिए, नुकसानदेह हैं, खतरात का सबब बन सकती हैं, लेकिन डेथ का सबब बन सकती हैं, बीमारियां पैदा कर सकती हैं, और साथ बताया कि अनलॉफुल भी है, गैर कानूनी है. क्या चीज? तो कीप देम, उनको रखना, एंड टू ट्रेड, उनका कारोबार करना, बिजनेस करना, ये भी नाजायज है, खिलाफ कानून है. Almost all types, either lawful or unlawful drugs, are dangerous to some extent. कहा कि तकरीबन हर किस्म की जो अद्वियात हैं, बेशक वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, यानी जो इस्तेमाल, जिनके इस्तेमाल करने की इजाज़त हो या ना भी हो, तो कुछ ना कुछ हद तक वो डेंजरस जरूर है, नुकसान पहुंचाती हैं जिसको. इसलिए ड्रग्स का जब यूज़ किया जाए, जब मेडिसिन की बात हो रही है ना, कुछ इसका यूज़ किया जाए, तो ये अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, खुद नहीं डिसाइड करना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट जो है इसे अवॉइड करना चाहिए. बट पीपल हैव टू यूज ड्रग्स टू ट्रीट द डिजीज एंड टू रिलीव द पेन. बताया गया कि ये ड्रग्स जो हैं लोगों को इस्तेमाल जरूर करनी पड़ती हैं, किस लिए? बीमारी से निजात हासिल करने के लिए या दर्द से निजात के लिए. ठीक है, बीमारी से बचने के लिए या दर्द से आराम की खातिर जो है लोगों को इस्तेमाल जरूर करनी पड़ती हैं. नो डाउट कि दे आर डेंजरस, दे हैव सम साइड इफेक्ट्स. नेक्स्ट, मेडिसिन्स. द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर and in suitable amount for treatment of diseases, they are called medicines. ये medicines को define किया गया कि वो drugs जो कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? नुस्खा, डॉक्टर की लिखी हुई तहरीर, उसके मुताबिक, एंड इन सूटेबल अमाउंट, मुनासिब मिकदार में, जो कि सजेस्ट की गई बाय द डॉक्टर, अगर इस तरह से यूज की गई हैं तो इन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे? मेडिसिन्स. नेक्स्ट है पेन किलर्स. Pain killers are those medicines which remove headache. Their examples are aspirin and paracetamol. Aspirin and paracetamol जो कि commonly use होती हैं सर दर्द से आराम की खातिर. Next है narcotics. Narcotics का बताया कि those drugs which relieve pain, promote sleep, produce addiction, they are called narcotics. इनकी खसूसियत बताएगी. Relieve pain, दर्द से निजात दिलाती है. प्रमोट स्लीप, नींद आती है, नींद को बढ़ाती है, गनुदगी आती है. प्रोड्यूस एडिक्शन, नशा पैदा होता है, यानी आदत पड़ जाती है. प्रोड्यूस एडिक्शन, इनका इन ड्रग्स से क्या होता है? नशा हो जाता है, नशा पड़ जाता है, इनके इसको इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है. इनको हम कहते हैं नारकोटिक्स, जो उर्दू में इसके लफ्ज यूज होता है मनशियात. मनशियात ऐसे नारकोटिक्स के. ओपियम, मॉर्फिन, ये एग्जांपल्स देगी आपको. ओपियम, मॉर्फिन. Other unlawful drugs which cause addiction, their danger lies in the fact that these drugs produce addiction in the user and then he is unable to leave the drugs. गैर कानूनी ड्रग्स जो हैं, ताकि जो अनलॉफुल ड्रग्स हैं, यानी जिनका इस्तेमाल जो है वो ममनू है, इनके साथ क्या होते हैं?
एडिक्शन काज करते हैं, यानी नशा पैदा होता है, आदत पड़ जाती है इनको इस्तेमाल करने की। देयर डेंजर लाइज इन द फैक्ट, इनका जो खतरा होता है वो इस चीज में लाइक करता है दरअसल कि ये जो ड्रग्स हैं ये एडिक्शन पैदा करती हैं यूजर में जब एडिक्शन यानी नशा पैदा कर देती हैं, आदत पड़ जाती है, एंड देन ही इज अनएबल टू लीव द ड्रग्स। अब वो इन ड्रग्स को छोड़ नहीं सकता, इन केमिकल्स को, नशा की ये जो चीजें हैं इनको इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी सा हो जाता है, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हिज विल पावर एंड्स, उसकी जो कुव्वत इरादी है ये खत्म हो जाती है। एंड एट लास्ट ही रीचेस दैट पॉइंट वेयर ही नेग्लेक्ट्स हिज official duties, family life, self-respect, honor, dignity, and he indulges in theft and even murder to get addiction. अब इस नशा को पूरा करने की खातिर क्या है, उसमें ये सारी बीमारियां आती हैं। मसलन देखें, he neglects his official duties, अपनी जो दफ्तरी उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको इग्नोर करता है, उनकी कोई परवाह नहीं रहती इसमें। फैमिली लाइफ, अपने खानदानी जिंदगी को जो है, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी खानदानी जिंदगी को इग्नोर करता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत नफ्स नहीं रहती इसमें। ऑनर, इज्जत वगैरह उसका एहसास नहीं रहता। एंड डिग्निटी, यानी इज्जत और वकार जो है इसका एहसास नहीं रहता उसमें। एंड ही इंडल्जेस इन थेफ्ट, और वो चोरी का शिकार, चोरी जैसी आदतें जो है इनमें मुब्तला हो जाता है। इंडल्जेस, ये चीजें शुरू कर देता है, इनमें मुब्तला हो जाता है, थेफ्ट, चोरी वगैरह। एंड इवन मर्डर, यहाँ तक कि कत्ल करने से बाज नहीं आता, किसी का मर्डर करने से बाज नहीं आता। टू गेट एडिक्शन, किस खातिर, अपना नशा पूरा करने के लिए। कैसे कि मसलन किसी से जो है वो अमाउंट छीनेगा, अगर वो मुजाहिमत करता है तो उसको कत्ल करने से भी अवॉइड नहीं करेगा, सिर्फ उस अमाउंट की खातिर ताकि उसको मिले और अपना नशा पूरा कर सके। द एडिक्शन ऑफ द ड्रग्स इज ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये जो ड्रग्स का नशा है इसकी ये दो कैटेगरीज आपको बताई गई। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स जो हैं दीस आर दोस ड्रग्स व्हिच कॉज सेडेशन, which cause sedation. Sedatives उन ड्रग्स को कहते हैं जो sedation cause करें। अब sedation क्या होती है, सुस्ती, काहली, यानी आराम कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आराम करने की आदत। इसके एग्जांपल्स आपको देंगे, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आपको बताएगी हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस जो हैं those substances which disrupt the brain functions to the extent that the person is unable to recognize time, place, sound, color, vision, they are called hallucinogens. For example, cannabis, बताया कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। टू द एक्सटेंट, इस हद तक कि जो पर्सन है इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज टाइम, उसको वक्त का एहसास नहीं रहता, जगह का नहीं अंदाजा होता कि वो किस जगह है, कौन सा टाइम है, इस वक्त क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, ठीक है। साउंड, उसकी आवाज़, कलर, विजन, यानी बसारत वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ये अफेक्ट होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हेलोसिनोजेंस कहा जाता है, हेलोसिनोजेंस। कैनाबिस जो है वो इसकी एग्जांपल दी गई। इसके साथ ही इस चैप्टर का एंड हुआ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाजमी पढ़ लेने चाहिए, रिवीजन होती है चैप्टर की। फिलोसफी में कुछ डेफिनेशंस टाइप चीज़ें हैं, ये भी मीनिंग्स यहाँ पे तो दिए गए होते हैं, जो आपको नोट्स मिलते हैं उनसे याद करें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। नो एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय अ डैश माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ब्लैंक, माइक्रोस्कोप, के बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से नजर आ सकते हैं। MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है सेकंड वन, EPI स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड, EXPANDED, एक्सपेंडेड प्रोग्राम, PROGRAM, ऑन ऐसे अंदर यूज होगा। आगे आई जो है इट स्टैंड्स फॉर इम्यूनाइजेशन, IMMUNIZATION, इम्यूनाइजेशन।
तो वर्ड क्या बना, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. थर्ड, एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV. क्या कहते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV. नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, मीजल्स वैक्सीनेशन इज गिवन टू द चाइल्ड एट 9 मंथ्स. 9 माह के बाद दी जाती है, 9 मंथ्स. फिफ्थ पॉइंट, हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय फीको ओरल. यहाँ पे क्या है, ओरल, फीको ओरल, फीको ओरल डिजीजेस आपने टॉपिक में पढ़ी है. तो ओरल वर्ड है, ओ आर है, ओरल रूट थ्रू फूड एंड वाटर. BCG इंजेक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, BCG बेसिलस कॉमर्ट ग्यूरिन, टॉपिक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस इंजेक्शन को. तो पूछा कि ये प्रोटेक्ट करता है किन बीमारियों से, 3 डिजीजेस हैं, whooping cough, डिप्थेरिया, टेटनस. whooping cough, WHOOPING, whooping cough, 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 whooping cough एक बीमारी होगी, काली खांसी जिसे कहते हैं. उसके बाद है डिप्थेरिया, DIPHTHERIA, डिप्थेरिया. डिप्थेरिया को नाक को कहते हैं, गले का मर्ज होता है. और तीसरी बीमारी है टेटनस, तशन्नुज, ये मसल्स का डिसऑर्डर होता है, TETANUS, टेटनस. तो 3 बीमारियां कौन सी हैं, whooping cough, डिप्थेरिया और तीसरी डिजीज क्या, टेटनस. सेकंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, पोलियो वायरस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. तो ठीक है, पोलियो वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तभी तो जिसम पे कंट्रोल नहीं रहता नर्वस सिस्टम का, जिसम के कुछ हिस्सों पे जो है तो ये अफेक्ट करता है. नंबर 2, एंटीबायोटिक ड्रग्स आर यूज्ड अगेंस्ट वायरल डिजीज. ये गलत है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट यूज होती हैं, वायरल डिजीज के अगेंस्ट यूज नहीं होती. एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट यूज होती हैं, तो वायरल की जगह बैक्टीरियल होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है, ट्यूबरकुलोसिस इज अ नॉन ट्रीटेबल डिजीज. ट्यूबरकुलोसिस का कहा कि ये ट्रीटेबल डिजीज नहीं है, हालांकि ये ट्रीटेबल है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ. तीसरा भी फॉल्स है, क्रॉस करेंगे. चौथा, एड्स इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज. ये ठीक है, एड्स जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है. पांचवा पॉइंट, सिगरेट स्मोकर रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लंग एंड हार्ट डिजीजेस. ये गलत है. इसमें कहा कि सिगरेट का जो स्मोकर है, सिगरेट स्मोकिंग करने वाला, उसको हार्ट और लंग डिजीज नहीं होती, हालांकि उसको तो ज्यादा होती हैं, लिहाजा ये फॉल्स है. तो पांचवा जो है वो भी क्रॉस करेंगे. उसके बाद आप दूसरा और तीसरा जो है इसको क्रॉस करेंगे, पहला और चौथा जो है ये टिक करेंगे. नेक्स्ट MCQs. नंबर 1, द एज ऑफ चाइल्ड इन विच द चाइल्ड इज इंजेक्टेड विद मीजल्स, यानी मीजल वैक्सीन लगाई जाती है एट बर्थ, फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ या 9th मंथ. ये 9th मंथ जो है, डी ऑप्शन ये करेक्ट है. नंबर 2, द ड्रिंक्स विच कैन बी यूज मोर इन हेपेटाइटिस और वाटर, शुगर कैन जूस, जूसेस, ऑल. कहा कि कौन से ड्रिंक्स जो हैं वो यूज में, तो ये पानी भी ज्यादा यूज होता है, शुगर केन का जूस वैसे सबसे ज्यादा यूज शुगर केन का, ये बेनिफिशियल होता है, अदर जूसेस भी हो सकते हैं, लिहाजा आप ऑल को सिलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन. थर्ड, द एज ऑफ द चाइल्ड इन विच ही इज गिवन द फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ BCG. पहला इंजेक्शन जो बच्चे को दिया जाता है BCG का, वो फ्रॉम लिखा फर्स्ट मंथ, एट बर्थ, थर्ड मंथ, 9th मंथ. तो ये एट बर्थ आएगा, तो इसमें एट बर्थ, पैदाश के टाइम लगाया जाता है. चौथा पॉइंट है ये, BCG सेव द चाइल्ड फ्रॉम, कि BCG जो है ये बच्चे को किन बीमारियों से बचाता है. तो इसमें देखें, मीजल्स, whooping cough, TB, हेपेटाइटिस. तो ये TB जो है, TB की डिजीज, BCG के जो वैक्सीन होती है ये TB की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है. उसके बाद है DPT. पांचवा पॉइंट, DPT इज नॉट इफेक्टिव इन, कि DPT किन बीमारियों के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है. ऑप्शन आपको दिए, डिप्थेरिया, पोलियो, whooping cough या टेटनस. तो पोलियो चूंकि वायरल डिजीज है,
तो डीपीटी इसके अगेंस्ट काम नहीं करती। डीपीटी जो है ये इन 3 बीमारियों के लिए होती है, डिप्थीरिया, होपिंग कफ और टेटनस। इसका नाम भी इवन याद रखें, मैंने टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया हुआ। डी फ्रॉम डिप्थीरिया, पी फ्रॉम पर्टूसिस, ये होपिंग कफ को कहते हैं पर्टूसिस, और टी जो है वो टेटनस से। तो पोलियो के अगेंस्ट ये काम नहीं करती, तो बी ऑप्शन आप करेंगे। छठा पॉइंट, द केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ सिगरेट विच मेक्स द पर्सन एडिक्ट, कि वो केमिकल जो स्मोक में होता है और आदमी में एडिक्शन यानी नशा पैदा करता है, नशा की आदत पैदा करता है, तो वो कौन सा केमिकल है? लिखा कि टार है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो निकोटीन, बी ऑप्शन होगी। निकोटीन वो केमिकल है जो एडिक्शन कॉज करता है। आफ्टर दिस शॉर्ट क्वेश्चंस आर देयर, you will be provided notes to learn these short questions along with other short questions which have been prepared from the chapter, and other long questions are also there. You are also to learn all these questions from notes. Now with this it is the end of this chapter, chapter 5. It's complete now. In next lecture we should start our chapter number 6.